हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो भारत के भूगोल से संबंधित आज के क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 72वीं या 73वीं बीपीएससी या फिर इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आज के क्लास का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है जेम्स रेनेल को। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो याद रखिए भारत उत्तरी अक्षांश में है। संपूर्ण भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42%। ये जो आंकड़े हम पढ़ते हैं, ये आंकड़े जो है 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 17.5%। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। पहले ये 7,516.6 किलोमीटर था, लेकिन हाल ही फिलहाल में देखिए भारत सरकार ने फिर से मापा है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय लंबाई को मापा गया तो ये निकला 11,098.81 किलोमीटर। तो याद रखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान से। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। ये राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ये भी 5 राज्यों को स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। यानी कुल राज्य कितने हुए? 4 हुए। नेक्स्ट, भारत की जलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? जलीय सीमा जो है 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेक्स्ट, भारत कितने देशों के जल तथा स्थल सीमा दोनों को स्पर्श करता है? यानी भारत जो है कितने देशों से अपनी स्थल सीमा और जलीय सीमा दोनों साझा करता है? तो ऐसे 3 देश हैं। ये है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौहर मोती या फिर इसे ही गौर कहा जाता है, गुजरात के सरक्रीक में है। ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? डुरंड रेखा। ठीक है। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीपीय देश कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीपीय देश हैं। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो ये है गुजरात। भारत का कौन सा राज्य दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है?
तो ये है आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा सबसे लंबी है, पूरे भारत में ये दूसरे स्थान पर है। भारत के कितने राज्य तट रेखा वाले राज्य हैं? तो ये 9 हैं। यानी भारत के कितने राज्य जो हैं तटीय रेखा वाले राज्य हैं? तो ये 9 है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज इंग्लिश में कहा जाता है, किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो आदम के पुल को ही राम सेतु भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कितना? 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से सीमा साझा करता है? तो ये है सिक्किम। भारत का ये एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? जिला का बात चल रहा है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो ये है सोनभद्र जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। और इस जिला की जो सीमाएं हैं वो भारत के 4 राज्यों से लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कि अंडमान और निकोबार में है। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल भित्तियों से हुआ है, यानी कोरल रीफ से हुआ है इसका निर्माण। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 हैं। रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। ठीक है, कौन सा चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को बाकी लक्षद्वीप के सभी द्वीपों से अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अडिगिरी कंदू। भारत की प्राचीनतम चट्टानें किस समूह की हैं? आर्कियन समूह की हैं। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो प्लीस्टोसिन और होलोसिन युग में हुआ था। भारतीय प्रायद्वीप किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कोयला मुख्य रूप से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानी प्रणाली कौन सी है? तो यह है धारवाड़ प्रणाली। विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भवन निर्माण सामग्री जैसे लाल बलुआ पत्थर के उत्पादन के लिए। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो क्रीटेशियस काल में हुआ था। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार के भू संचलन से हुआ है? टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण। ठीक है, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के और टकराव के कारण जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति किस प्राचीन सागर के मलबे के जमाव से हुई है? टेथिस सागर के जमाव से। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में प्रारंभ हुआ था? जुरासिक युग में। पन्ना और गोलकुंडा के हीरे किन चट्टानों से प्राप्त होते हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें। पन्ना मध्य प्रदेश में है, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लायोसिन काल में। भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे स्थिर भूभाग माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी हिमालय के किस मुख्य भाग के अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी। नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? चार्नोकाइट चट्टानें। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसिन काल में। भारत में आर्कियन चट्टानों के रूपांतरण से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? नीस और शिष्ट कहा जाता है। मेघालय का पठार भूगर्भिक रूप से किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है मेघालय का पठार। ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम किस राज्य के जिले पर आधारित है? आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखिए। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो कंचनजंगा को भी कहा जाता है, कंचनजंगा। लेकिन क्यों? देखिए समझिए बात को। कंचनजंगा जो है ये भी पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, ये भारत और नेपाल के बीच में सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। तो नेपाल इसे अपना पर्वत मानता है, भारत अपना, यानी इस पर थोड़ा सा विवाद है। K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये POK में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन भारत इसे अपना मानता है, POK को भारत अपना मानता है, इसलिए हम K2 को बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बिना विवाद के भारत के भीतर, पूर्ण रूप से भारत के भीतर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तब राइट आंसर होता है नंदा देवी पर्वत। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, अगर ऐसे पूछे तो K2 ऑप्शन में हो तो K2 मार देना, कंचनजंगा ऑप्शन में हो तो वो मार देना। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलीद पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। हाल ही में काफ़ी विवादों में रहा था अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार 570 मिलियन वर्ष। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ज़्यादा राजस्थान में, इस बात को याद रखिए। अरावली के ऊपर जो है एक स्पेशल मैंने वीडियो आप सभी को दिया हुआ है, इसलिए आप सभी से एक क्विज पूछ रहा हूँ। बताइए अरावली पर्वत माला की लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल्स किसे कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी को। नंदा देवी शिखर भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। तो बिना विवाद के भारत के पूर्ण रूप से भीतर भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी शिखर को ही कहा जाता है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कुमाऊं हिमालय। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री श्रेणी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल किन पहाड़ियों में स्थित है? तो पालनी पहाड़ियों में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और माउंट आबू राजस्थान में है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय में स्थित है और इस नाम की जनजातियां भी हैं मेघालय में। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में। हम मानते हैं सिक्किम में है, लेकिन एक्चुअल में ये भारत नेपाल सीमा के बीच में है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। ये चोटी उत्तराखंड में है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। गारो पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड में। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यह है झिंदागढ़ा या विशाखापट्टनम चोटी इसे कहा जाता है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अच्छा, तो ये धूपगढ़ कहाँ पर है? ये पंचमढ़ी में है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा है। नामचा बरवा मुख्य रूप से तिब्बत चीन में स्थित है, लेकिन यह भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बहुत करीब है, इसलिए कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखते होंगे कि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पटकाई बुम पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? भारत को म्यांमार से। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। अजंता और एलोरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? महाराष्ट्र में।
विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पीक, ठीक है। कालूमार शिखर भी इसे कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ऊटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी में स्थित है, ठीक है। ऊटी को उदग मंडलम भी कहा जाता है। सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में, यानी अंडमान निकोबार में स्थित है सैडल पीक, और अंडमान निकोबार की ये सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत शिखर जिसका अन्य नाम दिमिर है, ध्यान रखिए, नंगा पर्वत शिखर का क्या नाम है? एक अन्य नाम इसका दिमिर है। कहाँ स्थित है? जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पश्चिमी चोटी है। तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख इलाके में है, और ये पीओके में है, ठीक है। लेकिन पीओके को हम अपना मानते हैं, इसलिए ये भारत का पार्ट हम मानेंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख में स्थित है नंगा पर्वत शिखर। मलयगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में, यानी पूर्वी घाट पर। कामेट पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो कामेट पर्वत शिखर उत्तराखंड में है। त्रिशूल पर्वत शिखर कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में। मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। पालनी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सलेम शहर के पास में स्थित है शिवराय की पहाड़ियाँ। जवादी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जवादी पहाड़ियाँ ये भी तमिलनाडु में है। शिवालिक पहाड़ियों का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक पहाड़ियों का प्राचीन नाम है मानक पर्वत। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कोयम्बटूर के पास कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णगिरी। हिमालय की कैलाश श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। लद्दाख और जांस्कर श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। डलहौजी हिल स्टेशन किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर श्रेणी में स्थित है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? कर्नाटक में। हरिश्चंद्र श्रेणी किस राज्य में विस्तृत है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। लुशाई पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मिजोरम में। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। सपुतारा पर्वत किस राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है? गुजरात का। मिशमी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गुजरात में है। राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? झारखंड में स्थित हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों में फैली है? केरल और तमिलनाडु में। ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? असम में है। डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालयाज की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6,100 मीटर। सागरमाथा हिमालय की किस चोटी का स्थानीय नाम है? माउंट एवरेस्ट का नेपाल में स्थानीय नाम है। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जाहिर सी बात है, वहाँ पर स्थानीय भाषा में इसे सागरमाथा कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो ये है शिवालिक श्रेणी। लघु हिमालय में स्थित घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, और इसीलिए कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। सह्याद्री पर्वत का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सह्याद्री। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है जो हिमालय का ही विस्तार है? तो ये म्यांमार में विस्तृत है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे पूर्वी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? कैमूर की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है डोडा बेटा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी।
काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और गुजरात भी जोड़ लीजिए इसमें, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र वाले इलाके में काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। खास करके गुजरात में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्रों में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? लेटराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श यानी सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी। नेक्स्ट, भारतीय मृदाओं में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। रेह और ऊसर किस मिट्टी के अन्य नाम है? लवणीय मिट्टी यानी सैलाइन सॉइल के अन्य नाम है, इन्हें रेह और ऊसर भी कहा जाता है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? क्षारीय मिट्टी में जिप्सम मिलाकर जो है उसे उपजाऊ बनाया जाता है। शुष्क यानी सूखा, अर्ध शुष्क यानी कुछ सूखे यानी आधे सूखे क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तटीय लेटेराइट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण करके। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पोटाश की। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? जलोढ़ मिट्टी। मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेतीली या हल्की दोमट मिट्टी। दलदली मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है दलदली मिट्टी में। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के किस प्रकार का विस्तार सबसे अधिक है? लाल और पीली मिट्टी। मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है यानी लाइम। कौन सी मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी। सूखने पर दरारें पड़ने के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को। किस मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलों को उगाना लाभकारी है? जलोढ़ और बलुई मिट्टी में। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किन राज्यों में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। निक्षालन यानी लीचिंग की प्रक्रिया से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक लेकिन फास्फोरस की कमी होती है? जलोढ़ मिट्टी में। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? वनीय मृदा यानी फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट, अपरदन के कारण बीहड़ों का निर्माण किस नदी बेसिन में सबसे अधिक हुआ है? चंबल नदी बेसिन में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में कब शुरू की गई थी? 2015 में। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है? लगभग 43% भाग पर। जलमग्नता की स्थिति में किस मिट्टी का निर्माण होता है? पीठ या दलदली मिट्टी। मृदा प्रोफाइल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ओ स्तर यानी ऑर्गेनिक लेयर। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953 में। रेगिस्तानी मिट्टी में किस खनिज की अधिकता होती है? कैल्शियम की। किस प्रकार की मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है? लेटेराइट और लाल मिट्टी में। काली मिट्टी को चेरनोजेम किस वैश्विक मृदा वर्गीकरण के समान माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काली मिट्टी। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ढालों पर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? सीढ़ीदार खेती यानी टेरेस फार्मिंग। भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कंकड़ पत्थरों वाली मोटी मिट्टी। कछारी मिट्टी किसका दूसरा नाम है? जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा नाम है कछारी मिट्टी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में किस मिट्टी की प्रधानता है? रेतीली मिट्टी। मृदा का पीएच मान कितना होने पर वह पौधों के लिए आदर्श मानी जाती है? 6 से 7 के बीच में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी।
गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, फिर ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ध्यान रखिए। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। और इन्हीं दो नदियों के मिलने से, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये माजुली द्वीप जो है असम में है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर झील, तिब्बत में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। वेद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक में। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेद गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, वहीं दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी के कारण बिहार में, उत्तरी बिहार में काफ़ी बाढ़ आता है, इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो ये कोसी नदी ही है, ठीक है। ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो एस्टुअरी बनाती है, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो एस्टुअरी बनाती हैं। लूनी नदी कहाँ लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो यह है कावेरी नदी, जो कि 12 मास बहते रहती है। साबरमती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? राजस्थान के अरावली श्रेणी से। वेदों में किस नदी को नदीतमा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी जो है अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक काल्पनिक नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। उज्जैन किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी। श्रीरंगपट्टनम द्वीप किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में। सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, किन 2 देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता, ठीक है। इसलिए वितस्ता का युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में, तो झेलम नदी के किनारे ही हुआ था। और झेलम नदी को पहले वितस्ता कहा जाता था, इसलिए उसे वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी। मांडवी और जुआरी नदियां किस राज्य में बहती हैं? गोवा में बहती हैं। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा से। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? फुलहर झील, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। केन, बेतवा, चंबल नदियाँ किस दिशा की ओर बहती हैं? ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। लोहित और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियां हैं, लोहित और दिबांग। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से कौन सी 2 मुख्य नदियाँ निकलती हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा नदी और सोन नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर। कोयना और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की।
भारत की सबसे प्रदूषित नदी किसे माना जाता है? साबरमती नदी को। लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार यमुना नदी को भी भारत की सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है, लेकिन साबरमती ही मानिए इसे। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। पेरियार नदी किस राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? केरल, केरल की। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में। धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल कौन सा है? कर्णप्रयाग। हुगली किस नदी की एक वितरिका है? गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली नदी। कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नहीं बनाती पूछा है तो नर्मदा और ताप्ती, ये ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई से, मध्य प्रदेश के बैतूल से। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य, जो कि गुजरात में है। भारत पूजा नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? केरल की सबसे लंबी नदी है भारत पूजा नदी। पोन्नानी नदी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा से, छत्तीसगढ़ के धमतरी। पेनार नदी का उद्गम कहाँ है? नंदी दुर्ग पहाड़ियाँ, कर्नाटक में। भारत की लौंड नदी यानी साल्ट रिवर के नाम से किसे जाना जाता है? लूनी नदी को। सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग के नाम से। केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, जो कि म्यांमार में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में है। वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। दूध गंगा नदी किस राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर में। और एक महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। दूध गंगा नदी जो है एक जम्मू कश्मीर में बहती है, जो कि झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी की एक सहायक नदी है, जो कि बहुत ही वाइट दिखता है, इसलिए उसे दूध गंगा नदी कहा जाता है। और एक दूध गंगा नदी बहती है जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, और ये सीधे ये कृष्णा की सहायक नदी है, महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक तक जाती है। तो दूध गंगा नदी एक जम्मू कश्मीर में और एक महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है, ठीक है। हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालयन से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जो है, ये नदियां जो हैं ट्रांस हिमालय से निकलती है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है मुख्य रूप से। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? मेघना नदी, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में कहाँ पर मिलती है? बांग्लादेश में मिल जाती है, और मिलने के बाद जो एक संयुक्त जलधारा निकलती है उसे ही मेघना नदी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मेघना नदी जो है ये बांग्लादेश में बहती है, भारत में नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और किस देश से होकर बहती है? बांग्लादेश, ठीक है। वैगई नदी का निकास कहाँ होता है? पाक स्ट्रेट। वैगई नदी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की एक प्रमुख नदी है, जो पश्चिमी घाट की वरुसुनाडु पहाड़ियों से निकलती है और पाक जल संधि में गिरती है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। और रोहतांग दर्रे के पास कौन सी नदी निकलती है? रावी और ब्यास नदी। रावी नदी और ब्यास नदी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ध्यान रखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी यानी लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर। पंचनद में शामिल 5 नदियाँ कौन सी हैं? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास और सतलुज नदी। इन 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य में बहती है? झारखंड में, ठीक है। जमशेदपुर शहर जो है इसी नदी के किनारे हैं। भारत की अधिकांश नदियाँ किस दिशा की ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं अधिकांश नदियाँ, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये
ऐसी दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। चंबल, केन, बेतवा नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर किस दिशा की ओर बहती है? उत्तर की ओर। नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी। सिंधु नदी भारत में मुख्य रूप से किस दिशा में प्रवाहित होती है? उत्तर पश्चिम की ओर। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर किस दिशा की ओर बहती है? उत्तर की ओर। लूनी नदी का प्रवाह मार्ग मुख्य रूप से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से किस दिशा में बहती है? पूर्व की ओर। माही नदी किस दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है? दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए। ठीक है, और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिए। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियां किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर। साबरमती नदी अरावली से निकलने के बाद किस दिशा में बहती है? दक्षिण की ओर। पेरियार नदी केरल में किस दिशा की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर बहकर। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों का प्रवाह मार्ग सामान्यतः कैसा है? तो उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का झुकाव पूर्व की ओर होने का मुख्य कारण क्या है? दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होना। शरावती और भरतपुझा नदियां किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम की ओर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। चंबल, केन, बेतवा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र फुलहर झील से होता है? गोमती नदी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्रामी या नारायणी नदी। कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर आकर मिलती है? कुरसेला, कटिहार, बिहार में। अमरकंटक के पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। घाघरा और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सी श्रेणियां करती हैं? कैमूर की पहाड़ियां। पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पटना, फतुहा में। गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट। शारदा नदी जिसे काली नदी भी कहा जाता है किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की। दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। सिंध, हिंडन और ऋषि गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। दिबांग, लोहित और केनुला किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। तिब्बत में सांगपो के नाम से बहने वाली नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा। मानस नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में कहाँ जाकर मिलती है? बांग्लादेश में। सुबनसिरी और धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। बराक नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है जो आगे चलकर मेघना में मिल जाती है? तो मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है बराक नदी। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली। संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। तुंगभद्रा और भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। वैनगंगा, पैनगंगा और इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की। प्राणहिता नदी किन नदियों के संगम से बनती है? वैनगंगा, वर्धा और पेनगंगा का जहाँ पे संगम होता है वहाँ से प्राणहिता नदी का निर्माण होता है। अमरावती, भवानी और हेमावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी नदी की। तावा किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर। इडुक्की बांध किस राज्य में और किस नदी पर है? तो ये केरल में है, पेरियार नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। यह बांध तमिलनाडु में है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर और यह बांध कर्नाटक में है।
देखिए प्रत्येक क्वेश्चन से एक या दो फैक्ट्स निकलते हैं, वो भी प्रश्न बनते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज हम देख रहे हैं भारत का भूगोल। जस्ट इससे पहले हमने विश्व का भूगोल कवर किया था, जिसमें हमने 40 से अधिक टॉपिक कवर किए और 1000 प्रश्न हमने कवर किया था विश्व के भूगोल से। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। दोनों भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल जो है 2000 प्रश्न हो जाता है। पीडीएफ लेकर रिवीजन जरूर किया करिए आप सभी लोग, ताकि ये सारा कंसेप्ट आपका अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोंग बांध, जिसे ब्यास बांध भी कहा जाता है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर बना हुआ है। थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, किस नदी पर है? रावी नदी पर है। फरक्का बैराज मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाया गया है? हुगली नदी में जल प्रवाह बढ़ाने के लिए। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। माता टीला बांध किस नदी पर बना है? बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध परियोजना किस राज्यों की सिंचाई करती है? उत्तर प्रदेश और बिहार की। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना यानी उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए ये जो परियोजना हम बात कर रहे हैं, परियोजना मतलब बांध ही होता है, डैम होता है। ठीक है, तो पंचेत बांध, जैसे ये बांध है तो पंचेत परियोजना भी हम बोल सकते हैं। तो पंचेत परियोजना या बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? कुआं और नलकूप। भारत के किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होती है? उत्तर प्रदेश में। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नदी जो है सबसे अधिक राजस्थान में ही बहती है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? सतलुज और ब्यास नदी से। हरिके बैराज से यह नहर निकलती है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर। ऊपरी बारी दोआब नहर किस नदी से निकलती है? रावी नदी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। शारदा नहर किस राज्य की सबसे लंबी नहर है? उत्तर प्रदेश की। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी से। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी। सिंचाई की ड्रिप पद्धति किस देश से ली गई है? इजराइल से। केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? KL राव ने। ठीक है, तो भारत की हम सिंचाई व्यवस्था, अभी हम इस टॉपिक को देख रहे हैं, इसलिए सिंचाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। बकिंघम नहर कहाँ पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। मुठा नहर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पूर्वी कोसी नहर किस राज्य में सिंचाई करती है? बिहार में। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग 15 से 18%। ठीक है, अब हम भारतीय कृषि देख रहे हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर, उसके बाद चावल। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? यानी सिल्वर क्रांति, अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल और बागवानी से। ठीक है, विशेषकर शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। भारत में मुख्य कृषि ऋतुएं कौन सी हैं? रबी, खरीफ और जायद। गेहूं, जौ, चना और सरसों किस ऋतु की फसलें हैं? ये रबी फसलें हैं। रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर में। धान, मक्का, ज्वार और बाजरा किस ऋतु की फसलें हैं? ये खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर में। तरबूज, खरबूजा और ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? ये जायद फसलें हैं।
झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में, खासकर नागालैंड, मिजोरम आदि क्षेत्रों में। ठीक है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15 क्षेत्रों में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर है। चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देखिए, चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन चावल का कटोरा अगर पूछ दे कि किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पंजाब। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? असम। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। ठीक है, या महाराष्ट्र। ये आंकड़ों के अनुसार जो है समय समय पर बदलते रहता है, लेकिन वैसे मानिए कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात ही है। सूती के मामले में, सूती उद्योग के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। मसालों का बगीचा यानी सबसे अधिक मसालों का उत्पादन भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहाँ होता है? केरल में। सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, खास करके नासिक में। मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। अल्फांसो किस फल की प्रसिद्ध प्रजाति है? आम की। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं भारत के वन और भारत के वनस्पति। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और किस नाम से जाना जाता है? मॉनसूनी वन। किन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों को सदाबहार वन कहा जाता है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, भारत में सदाबहार वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी भारत में। चंदन के लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में, कर्नाटक में। तो चंदन के लकड़ी का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है, प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान ही नहीं, ऐसे भी पूछ सकता है कि चंदन का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है, ध्यान रखिए। सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। ठीक है, मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन भी कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कटीले वनों को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वनस्पति यानी जेरोफाइट्स। हिमालय पर शंकुधारी वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। वन महोत्सव के जनक कौन थे? के.एम. मुंशी। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, देहरादून में है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? 1952 में, और इसमें आगे चल के 1988 में संशोधन भी किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत के आधार पर भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? प्रतिशत के मामले में मिजोरम सबसे अधिक वन वाला राज्य है, ध्यान रखिए। किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है? पलाश को। पलाश यानी धाक। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। खैर वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? कत्था। बीड़ी बनाने के लिए किस वृक्ष के पत्तों का प्रयोग होता है? तेंदू पत्तों का प्रयोग होता है। भारत में सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से है। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है। भारत में मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गुजरात के तट पर। सागौन और साल किस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णवाती वनों के ये वृक्ष हैं, साल और सागौन। देवदार के वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में। अल्पाइन वनस्पति कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर।
भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। पर्यावरण संतुलन के लिए देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? 33% भूभाग पर। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सिनकोना के वृक्ष से कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन, मलेरिया के लिए। ठीक है, सिनकोना वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ऑर्किड और फर्न किस प्रकार के वनों की विशेषता है? वर्षावन। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है शांत घाटी। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछे तो कहाँ पर है? केरल में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। तो इसे हम देख चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हम देखे थे, और ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो देहरादून में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में है, जोधपुर राजस्थान में है। बांस को वनस्पतिक रूप से क्या माना जाता है? घास माना जाता है। ये पेड़ नहीं, घास है। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? MS रंधावा ने लिखा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में। नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को। पीली क्रांति मुख्य रूप से किस फसल के लिए शुरू की गई थी? सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन के लिए। व्हाइट गोल्ड यानी श्वेत स्वर्ण किसे कहा जाता है? कपास को। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। हरिद्वार और वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक स्थल है? सरयू नदी। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के। सूरत किस नदी के तट पर बसा है? ताप्ती नदी। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी। नेक्स्ट, श्रीनगर किस नदी के तट पर है? झेलम नदी। लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के तट पर है? सतलुज नदी। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी। जबलपुर किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी। कोटा किस नदी के तट पर है? चंबल नदी। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा प्रसिद्ध शहर है? हुगली नदी। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है जहां कुंभ मेला लगता है? शिप्रा नदी। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? स्वर्णरेखा नदी। संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी। बरेली किस नदी के तट पर है? रामगंगा नदी के तट पर। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। मथुरा किस नदी के तट पर बसा है? यमुना नदी। पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे स्थित है? भीमा नदी। होशंगाबाद किस नदी के तट पर बसा है? नर्मदा नदी। नेल्लोर किस नदी के किनारे स्थित है? पेनार नदी। तंजावुर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है कुरनूल। इटावा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी। मुंगेर और भागलपुर किस नदी के किनारे बसे हैं? गंगा नदी। ग्वालियर किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी। राउरकेला किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी। शंख और कोयल का संगम होता है यहाँ पर। ठीक है, और ब्राह्मणी नदी बनती है। राउरकेला जो है इसी नदी के किनारे है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी या फिर मंडोवी नदी इसे कहा जाता है। ठीक है, मांडवी या मंडोवी।
कानपुर किस नदी के किनारे स्थित भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है? गंगा नदी के किनारे है। भरूच किस नदी के मुहाने पर स्थित है? नर्मदा नदी। मदुरै किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वैगई नदी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? और ये लेगून भी है, ध्यान रखिए, ये चिल्का झील है उड़ीसा में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ किस झील पर है? लोकटक झील पर ही है, ठीक है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील जो कि लोनार झील है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। प्रसिद्ध श्रीनगर की शान किस झील को कहा जाता है? डल झील को। रूपकुंड झील जिसे कंकाल झील कहा जाता है, किस राज्य में है? उत्तराखंड में। सांभर झील भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अजमेर में। हुसैन सागर झील किस शहर में है? हैदराबाद, तेलंगाना में। नक्की झील किस हिल स्टेशन पर स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान में। अष्टमुडी झील किस राज्य में है? केरल में। सूरजकुंड झील किस राज्य में है? हरियाणा में। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सस्त मकोटा झील कहाँ पर है? केरल में है। पिछोला झील और फतेह सागर झील किस शहर में है? राजस्थान के उदयपुर में। जयसमंद झील जिसे ढेबर झील कहा जाता है, कहाँ पर है? राजस्थान में। राकसताल और मानसरोवर झीलें कहाँ स्थित हैं? हिमालयी तिब्बत में, ठीक है, हिमालय क्षेत्र के तिब्बत में। नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भोजताल झील किस शहर में है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। नैनीताल, भीमताल और सात ताल झीलें किस राज्य में है? उत्तराखंड में। पंगोंग त्सो झील कहाँ पर है? लद्दाख में। त्सो मोरिरी झील कहाँ पर है? लद्दाख में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, इसी सागर पर रिहन डैम बना हुआ है। एक पॉइंट्स ध्यान दीजिए, त्सो मोरिरी झील जो है लद्दाख में है, ये एक रामसर साइट भी है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रामसर साइट है, त्सो मोरिरी झील, ठीक है। चेंबर मबक्कम, ठीक है, चेंबर मबक्कम झील कहाँ स्थित है जिससे चेन्नई को जल मिलता है? तमिलनाडु में है। उस्मान सागर और हिमायत सागर झीलें कहाँ हैं? हैदराबाद में। उदय सागर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। पराशर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल और सूरजताल झीलें कहाँ पर हैं? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। उमियम झील जिसे बारापानी झील कहा जाता है, किस राज्य में है? मेघालय में। चोलामू झील किस नदी का उद्गम स्थल है? तीस्ता नदी। पेरियार झील जो कि एक कृत्रिम झील है, किस राज्य में स्थित है? केरल में है। कृत्रिम झील मतलब उसे आदमियों ने बनाया है। लोनार झील का रंग हाल ही में गुलाबी हो गया था, यह क्या है? ये एक क्रेटर झील है, लोनार झील, ठीक है, महाराष्ट्र में है। काली वेली झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पाला झील किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। साला झील या सेला लेक किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। डिडवाना और पंचभद्रा झीलें कैसी झीलें हैं? खारे पानी की झीलें हैं, राजस्थान में है। नक्की झील के पास स्थित टोड रॉक और नन रॉक क्या है? चट्टानें हैं। गोविंद सागर झील किस बांध के कारण बनी है? भाखड़ा बांध के कारण। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। दीपोर बिल झील किस राज्य में है? असम में है। कंवर झील कहाँ पर स्थित है? बिहार के बेगूसराय में। भारत के किस राज्य को झील का बगीचा कहा जाता है? उदयपुर के संदर्भ में, ठीक है, तो राजस्थान को। या फिर शहर के बारे में ही पूछ सकता है कि किस शहर को झील का शहर कहा जाता है, झील का बगीचा कहा जाता है, तो उदयपुर शहर, ध्यान रखिए। रामगढ़ ताल झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। थोल झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ध्यान रखिए, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि वाराही नदी पर कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात
किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। जोग जलप्रपात को गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। अब इसका एक नया नाम भी है, जोग जलप्रपात का एक नया नाम भी है, इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ध्यान रखिए। दूध सागर जलप्रपात किन दो राज्यों की सीमा पर है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मंडोवी नदी पर। यन्ना जलप्रपात किस स्थान पर है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कर्नाटक में स्थित कावेरी नदी पर। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। जलप्रपात यानी वाटरफॉल होता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, राजस्थान में। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमा पर। ध्यान दीजिए, कुछ स्रोतों के अनुसार पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहीं कहीं नर्मदा नदी लिखा है, लेकिन मैक्सिमम जगह चंबल नदी लिखा है, इसलिए इसे ही मानिए सही। नेक्स्ट, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। दशम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा कहा जाता है, किस राज्य में है? झारखंड में। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, कहाँ है? बस्तर, छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। पापनाशम जलप्रपात किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। पायकरा जलप्रपात कहाँ पर है? नीलगिरी क्षेत्र, तमिलनाडु में है। बरकाना जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। मीन मुट्टी जलप्रपात कहाँ पर है? केरल में है। नोहकालीकई जलप्रपात ये मेघालय के चेरापूंजी में है। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ पर है? मेघालय में। वजरई जलप्रपात किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। दुधुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये मचकुंड नदी पर स्थित है, ओडिशा में। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी जलप्रपात होते हैं वो सभी नदी द्वारा ही बने नहीं होते हैं। ठीक है, उनका सोर्स कुछ और भी होता है। पहाड़ों पर स्थित जो पानी होता है वहाँ से भी बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से भी झरने के जैसा गिरता है जलप्रपात, वैसे भी होता है। नदियों पर भी बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जहाँ पर इंपॉर्टेंट नदियों पर जलप्रपात बना हुआ है वो तो मैं लिख दिया हूँ कि किस नदी पर वो जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन, जोरांडा और बरेही पानी जलप्रपात किस नेशनल पार्क में है? सिमलीपाल नेशनल पार्क में, ओडिशा में। साधनी जलप्रपात किस नदी पर है? शंख नदी पर है, झारखंड में। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। मंदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। जलप्रपात को झरना भी कहा जाता है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? 90 मीटर है। कावेरी नदी पर है ये शिव समुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक में। डुडुमा जलप्रपात किन दो राज्यों की सीमा पर है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदेव नदी, छत्तीसगढ़ में। केंद्रुझर जलप्रपात किस राज्य में है? ओडिशा में है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी, उत्तराखंड में। सस्तम कोट्टा जलप्रपात किस राज्य में है? केरल में है। लोध जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है इसे, झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात है ये। किस नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर है। ठीक है। कंचनजंगा जलप्रपात किस राज्य में है? सिक्किम में है। लांग शियांग जलप्रपात कहाँ पर है? मेघालय में। हेब्बे जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। अब्बे जलप्रपात किस पर्यटन स्थल के पास है? ये भी कर्नाटक में ही है, लेकिन कुर्ग के पास है ये। सूचीपारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? केरल के वायनाड में। केंटे जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में। राजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पर है? दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर, झारखंड में। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बीहड़ नदी, ठीक है, रीवा जिले में है, बीहड़ नदी पर। क्योटी या केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये महाना नदी पर है, मध्य प्रदेश में। बहुती जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, ओड़ा नदी पर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब यहाँ से हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी के लिए, विशेष करके साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए, कश्मीरी मृग है ये, उसके लिए प्रसिद्ध है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि कश्मीर में है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथी के लिए, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और यह पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? खारे पानी के मगरमच्छ और कछुए के लिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कभी मध्य प्रदेश लिख के आएगा, कभी महाराष्ट्र, लेकिन ये दोनों राज्यों में फैला हुआ है, ध्यान रखिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंसा और सुनहरे लंगूर के लिए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? गोवा में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी नेशनल पार्क किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है? एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये तेलंगाना हैदराबाद में है, ठीक है। ये राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, एक बार आप कंफर्म हो लेना, ठीक है। नंदन कानन जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। नंदन कानन जैविक उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघों के प्रजनन केंद्र के रूप में। केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? संगाई हिरन के लिए, ठीक है। संगाई हिरन ये एक नृत्य करने जैसा इसका एक मूव होता है, इसलिए इसे संगाई हिरन कहा जाता है, नृत्य करने वाला हिरन, ठीक है। तो ये केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में खास करके पाया जाता है। इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क बोलते हैं। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। पलामू नेशनल पार्क जिसे बेतला नेशनल पार्क कहा जाता है, झारखंड में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? डगोंग के लिए। यह एक समुद्री गाय है डगोंग, उसके लिए प्रसिद्ध है मन्नार की खाड़ी समुद्री उद्यान। हेमिस नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य यानी वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जो कि बोरीवली में है। यह महाराष्ट्र के मुंबई के पास स्थित बोरीवली में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अनामलाई टाइगर रिजर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में। संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में।
पिन वैली नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ और साइबेरियन इबेक्स के लिए। गोविंद पशु विहार किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। इसका नाम पहले राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था, बाद में राजीव गांधी का नाम उन्होंने हटा दिया, अभी उसका नाम केवल औरंग नेशनल पार्क है जो कि असम में है। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, ठीक है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मिजोरम में है। इनटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागालैंड में। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? रेड पांडा के लिए। अच्छा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिए। फवांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम में। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? माउंट मणिपुर, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किन जीवों के लिए प्रसिद्ध है? हाथी और बाघ के लिए। नेक्स्ट, मथी कैतन शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में है। गल्फ ऑफ कच्छ समुद्री अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण के लिए। मंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हरियाणा में। मोलम यानी महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नोट करिएगा, ये गुजरात में है, ठीक है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1985 में। कान्हा टाइगर रिजर्व किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए, ठीक है, ब्रेडरी जाति के बारहसिंगा के लिए। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ये भी एक टाइगर रिजर्व है। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चिनार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में। डंडेली वन्यजीव अभयारण्य ये भी कर्नाटक में है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार में है। चिल्का पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में है, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? गोवा में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछे तो गोवा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो जम्मू कश्मीर। पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य किन राज्यों में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा में है। ओखला पटना नाम है तो बिहार गलती से मत मारिएगा, ठीक है। ओखला पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई में। साइबेरियन सारस के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, कच्छ का रण किसके लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है? भारतीय जंगली गधा के लिए। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में फैला है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शेष चलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में।
दामोदर नदी घाटी परियोजना किस अमेरिकी परियोजना के मॉडल पर आधारित है? टेनेसी घाटी परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा में। महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। कोसी परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और नेपाल की। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में कौन से दो प्रमुख बांध हैं? जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। रिहंद परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? सोन नदी। ठीक है, रिहंद इसकी सहायक नदी है, तो रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना जिसे कनाडा बांध कहा जाता है किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। गंडक परियोजना से भारत के किन दो राज्यों को लाभ मिलता है? उत्तर प्रदेश और बिहार को। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नर्मदा घाटी परियोजना के तहत निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? गुजरात को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य जल स्रोत कौन सा बांध है? हरिके बैराज। ठीक है, जो कि सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर है। ठीक है, इसी के संगम पर है हरिके बैराज, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। फरक्का परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंगा नदी पर। काकरापारा और उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। साबरमती परियोजना किस राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना है? गुजरात की। थीन बांध परियोजना जिसे रंजीत सागर परियोजना कहा जाता है किस नदी पर है? रावी नदी पर। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजनाएं किस नदी पर हैं? चिनाब नदी पर। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। ठीक है, घाट प्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। माता टीला परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। यह परियोजना बेतवा नदी पर है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजना कार्यरत है? पोलावरम परियोजना। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिजनौर में। बाण सागर परियोजना किन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की। पेठा नगरी किस शहर को कहा जाता है? आगरा को। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर भारत के किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मसूरी। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। गुलाबी नगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को, जो कि झारखंड में है। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। साल्ट सिटी किस राज्य को कहा जाता है? गुजरात को। सोया प्रदेश के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मध्य प्रदेश। मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। नीली पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। सुरमा नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बरेली, उत्तर प्रदेश में है। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। गाजीपुर
यूपी में है। लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। सुपर प्रसारित नगर किसे कहा जाता है? चेन्नई को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनजातियों को परिभाषित किया गया है? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियाँ, तो अनुच्छेद भी देख लीजिए, अनुच्छेद 342। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। टोड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु में। बहुपति विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? टोडा और जौनसारी जनजाति में। गारो, खासी और जयंतीय जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय में। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले इलाके में। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति किसे माना जाता है? जारवा जनजाति को, जो कि अंडमान निकोबार में निवास करती है। गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। संथाल विद्रोह का संबंध किस जनजाति से था? संथाल जनजाति। ठीक है, यह मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है संथाल जनजाति। बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा जनजातीय समूह सबसे बड़ा है? मंगोलोइड। मीणा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। चेंचू जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश। लेप्चा और भूटिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? सिक्किम में। कुकू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? मणिपुर में। ऋतु प्रवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? भूटिया जनजाति। भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। जारवा और सेंटेनली जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बकरवाल जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? जम्मू कश्मीर की। किस राज्य में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में। लुशाई जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मिजोरम में। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। सरहुल त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मुंडा और उरांव जनजाति द्वारा। मोम्पा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ धनुष है? बिल्लूवर। गोंड जनजाति की भाषा गोंडी किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा परिवार से। कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो यह है खैरवार जनजाति। बोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ओडिशा में। इरुला जनजाति किस राज्य में सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। सोमपेन जनजाति कहाँ की निवासी है? निकोबार द्वीप समूह की। अबोहर और मिश्मी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कुकी और मैती जनजातियों के बीच संघर्ष हाल ही में किस राज्य में चर्चा में रहा था? मणिपुर में। भारत की किस जनजाति को सफाहोर भी कहा जाता है? संथाल जनजाति को। कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है जो सिर काटने वाली जनजाति के रूप में प्रसिद्ध थी? नागालैंड में। डोगरा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जम्मू क्षेत्र में। सहरिया जनजाति का निवास स्थान मुख्य रूप से कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। भारत में खनिज सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय खनिजों का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान कौन सी है? तो यह है बैलाडीला खान, छत्तीसगढ़ में है। भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। राजस्थान की प्रसिद्ध खेतड़ी खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? तांबा के लिए। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत में अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, खास करके नेल्लोर जिला। कोडरमा जो कि झारखंड में है, किस खनिज के उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अभ्रक के उत्पादन के लिए। कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़ उत्पादन के मामले में। वहीं भंडार के मामले में झारखंड पहले स्थान पर है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा माना जाता है? एंथ्रासाइट कोयला।
झरिया कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के खास करके नेवेली इलाके में। भारत में पेट्रोलियम का प्रथम कुआं कहाँ खोदा गया था? असम के डिगबोई में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में। मुंबई हाई या फिर बॉम्बे हाई कहा जाता है इसे, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम। भारत में सोने की खानें मुख्य रूप से कहाँ स्थित हैं? कोलार और हट्टी में, कर्नाटक में। पन्ना की खानें किस रत्न के लिए प्रसिद्ध हैं? हीरा के लिए। जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता और सीसा के लिए। ठीक है, तो जावर की खानें राजस्थान में है, पन्ना खानें मध्य प्रदेश में है। भारत में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट रेत भारत के किस राज्य के तट पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? केरल। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। मैंगनीज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज के उत्खनन से है? यूरेनियम। जादूगोड़ा होता है, ठीक है, झारखंड में है। चूना पत्थर का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में। भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत में खनिज तेल का भंडार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर, यूपी में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? असम के जोरहाट में। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चिकमंगलूर, कर्नाटक में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केरल के कासरगोड में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ओडिशा के कटक में। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में, जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में होने वाली अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून कमज़ोर पड़ता है और सूखे की स्थिति बनती है। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस तट पर वर्षा होती है, यानी लौटते मानसून से? कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु में। शीतकालीन में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर का संबंध किन राज्यों से है? केरल और कर्नाटक में मैंगो वर्षा होती है। ठीक है, आम्र वर्षा होती है, ना कि आम की वर्षा होती है। ठीक है, ये एक प्रकार की बारिश ही है, इसका नाम है मैंगो शावर। पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? काल बैशाखी। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जो कि लद्दाख में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? अल मसूरी ने। भारत के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक पवनें चलती हैं? उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश भाग किस श्रेणी में आता है? तो उष्णकटिबंधीय सामान्य यानी AW श्रेणी में। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किन दो शाखाओं में विभाजित होता है? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में। भारत का सबसे विशाल और प्राचीन भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। दक्कन के पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट लावा चट्टानों से। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। मालवा का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच में। मेघालय का पठार भूगर्भिक रूप से किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। बघेलखंड का पठार किन दो राज्यों की सीमा पर विस्तृत है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दंडकारण्य का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला है? छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, तो मैसूर के पठार को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कावेरी नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। बुंदेलखंड के पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? लाल मिट्टी।
भारत का वह कौन सा पठार है जो खनिज संपदा में सर्वाधिक धनी है? छोटा नागपुर का पठार। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार किस मुख्य पठार के हिस्से हैं? छोटा नागपुर के पठार के हिस्से हैं। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किन नदियों के निक्षेपों से हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हिमालय के पाद प्रदेश यानी फुट हिल्स में कंकड़ पत्थरों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहते हैं? बांगर। नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में निर्मित नवीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान क्या कहलाता है? खादर। राजस्थान के मैदान में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। पंजाब हरियाणा के मैदान में बहने वाली एकमात्र मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। गंगा के मैदान में स्थित रेह या कल्लूर किसे कहा जाता है? लवणीय मिट्टी के क्षेत्र को। उत्तर भारत के मैदान की ढाल सामान्यतः किस दिशा की ओर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। दोआब शब्द का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। बारी दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है? व्यास और रावी नदियों के बीच में है बारी दोआब। बिस्त दोआब किन नदियों के मध्य स्थित है? व्यास और सतलुज नदियों के बीच में। ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से किस राज्य में है? असम में। पूर्वी तटीय मैदान को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? उत्कल का मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग यानी मुंबई से गोवा क्या कहलाता है? कोंकण तट। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मंगलौर से कन्याकुमारी तक क्या कहलाता है? मालाबार तट। कोरोमंडल तट भारत के किस तटीय मैदान का हिस्सा है? पूर्वी तटीय मैदान का। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। भारत के विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मैदान का हिस्सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में आधुनिक स्तर पर लोहे का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में 1874 में। टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1907 में जमशेदपुर साक्षी में हुई थी। ये झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से यानी वर्तमान रूस के सहयोग से। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में है और ये भारत में रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। कब स्थापित किया गया था? 1950 में। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड जो कि रांची में है की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। और बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था वो भी याद रखिए? सोवियत संघ के सहयोग से यानी वर्तमान के रूस के सहयोग से। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ खोला गया था? फोर्ट ग्लॉस्टर, कोलकाता में 1818 में। 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन के सहयोग से, इसलिए इसे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के भी कहा जाता है। 1959 में उड़ीसा के राउरकेला में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से, इसलिए इसे राउरकेला इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है। सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में 1879 में। मध्य प्रदेश का नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में। सिंदरी जो कि झारखंड में है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है? सूरत में है, गुजरात में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? सिंदरी में 1951 में, ठीक है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। चित्तरंजन किस लिए प्रसिद्ध है? लोकोमोटिव इंजन, रेल इंजन के निर्माण के लिए, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? चेन्नई के पेराम्बूर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का मुख्य कारखाना कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? झारखंड के रांची में स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? डिगबोई जो कि असम में है।
विशाखापट्टनम किस भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जलयान निर्माण के लिए। भारत में एल्यूमीनियम का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जे के नगर, पश्चिम बंगाल में 1937 में। नालको का मुख्य संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दामनजोड़ी, उड़ीसा में। पीथमपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, को किस नाम से जाना जाता है? भारत का डेट्रॉइट। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में 1876 में। ठीक है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। सूचना प्रौद्योगिकी या फिर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का अग्रणी शहर है बेंगलुरु, इसलिए इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जूट उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के तट पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन का घनत्व सबसे अधिक है? पंजाब में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस जो कि असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ठीक है। भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसे नहावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, कहाँ पर है? बॉम्बे में। भारत का वह बंदरगाह जिसे ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, तो यह है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? प्रयागराज को हल्दिया से। ठीक है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? कोलकाता में, 1984 में। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी में। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1911 में हुई थी। पहला उड़ान हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु में। कोच्चि बंदरगाह किस तट पर है? मालाबार तट पर, केरल में है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ओडिशा में है। देश का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? श्रीनगर में। डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गोवा में। मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 कहा जाता था। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोची बंदरगाह को। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-118 और NH-548। प्रत्येक की लंबाई 5 किलोमीटर है। NH-118 झारखंड में है। NH-548 ये महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। भारत में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। भारत के सीमा वाले इलाकों में सड़क निर्माण का काम BRO ही करता है। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1950 में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, हुबली स्टेशन, कर्नाटक में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच प्रस्तावित है? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गोवा में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? सड़क नेटवर्क के विकास से। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और विकास करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम में। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। मोर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में है।
भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, इसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। भारत में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा कब शुरू की गई थी? 2020 में। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहरी परिवहन के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वाराणसी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है। सेतु भारतम योजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने से। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। दक्कन ओडिसी क्या है? भारत की एक अत्यंत लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, इसका नाम है दक्कन ओडिसी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। देश का सबसे बड़ा शिप यार्ड कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में है। भारत में कुल कितने प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं? 13। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? ये नदीय बंदरगाह है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किसके बीच स्थित है? ये सादिया से धुबरी के बीच में स्थित है, असम राज्य में। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 को राष्ट्रीय जल मार्ग कब घोषित किया गया था? 1988 में। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि एक रामसर स्थल है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में। उमलिंगला दर्रा क्यों प्रसिद्ध है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क होने के कारण उमलिंगला दर्रा जो है प्रसिद्ध है। अच्छा, ये किस राज्य में है? उमलिंगला दर्रा, ये लद्दाख में है। श्रीनगर लेह मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोजिला दर्रा। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पिक। असीरगढ़ दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे दक्कन का द्वार कहा जाता है? सतपुड़ा श्रेणी में है। खारदुंगला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुंजुम दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। चांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? चांगला दर्रा ये भी लद्दाख में है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट के निकट स्थित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, पुलिकट झील के पास में है श्रीहरिकोटा द्वीप, और यही है वो श्रीहरिकोटा जहाँ से इसरो द्वारा नया जो है उपग्रह लॉन्च किया जाता है। ठीक है। पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है, भारत और किस देश के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका। किस द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है? व्हीलर द्वीप को, जो कि ओडिशा का द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण रहा है न्यू मूर द्वीप। मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख में है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर बना है? बनिहाल दर्रे पर। शीपकीला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है शीपकीला दर्रा। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। थार घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल यानी अटल सुरंग किस दर्रे में बनी है? रोहतांग दर्रे में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार को। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो लिपुलेख और नाथुला दर्रा।
लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भोर घाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? मुंबई और पुणे को। थार घाट दर्रा किन शहरों के बीच मार्ग प्रदान करता है? मुंबई और नासिक के बीच में स्थित है थार घाट दर्रा। देफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा ला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? मंडी और लेह को। नीति दर्रा और माना दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए 2006 में फिर से खोला गया दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा, जो कि चीन में है। नाथुला ऐसे भी लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित को, यानी पीओके को। पांग साउ दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है जो कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ने का काम करता है? तो ये है पालघाट दर्रा। जेमू ग्लेशियर के पास कौन सा दर्रा स्थित है? जलेपला दर्रा। सिक्किम को लहासा से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है। व्यवस्थित भूगोल अथवा विश्व भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। व्यवस्थित भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? वहीं व्यवस्थित भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पॉलीबियस को। आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोसिडोनियस। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रैडजेल। आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक किन्हें माना जाता है? पॉल विडाल डी ला ब्लाश को। तो दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्रश्न। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके ले सकते हैं, बहुत ही कम राशि पेड करके। इसके अलावा दोस्तों, हमने और भी अन्य पीडीएफ तैयार किए हैं जीके जीएस के, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए रिविजन करने के लिए बहुत ही शानदार ई बुक हैं। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं एक छोटी सी राशि पेड करके। बाकी अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।